आप सभी लोगों को पहले मेरा बहुत ही प्यार भरा जय भीम। आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद आज 100वां वर्ष उस चीज़ को पूरा हुआ है, तो उसके मुझे आप लोगों से गुफ्तगू करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का, आयोजकों का और यहाँ पे आए हुए तमाम अम्बेडकरवादियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर पढ़ने लिखने की विद्वान वो थे, विद्वता की क्वालिटीज़ थी, वो दुनिया जानती है, उनका बखान भी किया जाता है बार बार। एक और क्वालिटी थी जिसके बारे में कम बताया जाता है और मेरे ख्याल से उस एस्पेक्ट को बाबा साहब के हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो जो आज हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान करने में बहुत ही कारगर साबित होंगी। तो मैं उनकी दोनों ही क्वालिटीज़ पे थोड़ा थोड़ा समय आपका लेना चाहूँगा और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहले तो वो समझदार थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ये सब लोग बात जानते हैं, लेकिन इस पढ़ाई लिखाई के साथ वो अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, जो कमज़ोर वर्ग था, जो सताया हुआ पीड़ित वर्ग था, उसको उसकी रक्षा करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। इसी क्वालिटी के तहत उन्होंने, बाबा साहब ने भारत देश का संविधान लिखा, जिस संविधान ने बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन यानी कि क्रांतिकारी जो चीज़ें थे वो की। पहला क्रांतिकारी जो उनका कार्य था वो ये था कि भारत जैसे देश में इस देश के सभी नागरिकों को इस देश का बराबर का मालिक बनाना। एक वोट का अधिकार देके उन्होंने देश के हर एक नागरिक को इसका मालिक बनाया। ये बात बहुत ही ध्यान से समझने वाली है। वोट का अधिकार ऐसा नहीं है कि आप लोग गए 5 साल में एक बार वोट देके आ गए। वोट के अधिकार का मतलब ये है कि आप लोग देश के राजा हो, बराबर के। समुंदर की गहराइयों से, जमीन की गहराइयों से यानी कि पाताल से लेके आसमान तक, भारत देश की धरती पर जो भी संपदाएं हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एक वोट का अधिकार देके हम सबको बराबर का उसका मालिक बनाया। कितनी बड़ी बात है। हम लोग उसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे। वोट भावनाओं में आके या बहुत सारी जगह कुछ पैसों के एवज में डाल आते। उसी का नतीजा है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ना होके अपने अपने राजनीतिक आकाओं के गुलाम बन के रहते हैं, और हमारा हक छीन कर जो हमारे देश में बड़े बड़े धन्ना सेठ या वो उद्योगपति हैं या जो उनके पार्टी के रिश्तेदार मानने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको दे देते हैं हमारा सारा हक छीन। पहली चीज जो हमें समझने की है कि हम इस देश के मालिक हैं, बराबर के मालिक हैं। हमें एक मालिक की तरह से अपनी हर दिन को गुजारना चाहिए। कम से कम अपने मन में हम इस बात को सोच के चलें कि हम देश में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे एक एक सांस लेते हैं, हम मालिक हैं इस देश के। ये पहला बड़ा बदलाव बाबा साहब के मानने वालों से मैं चाहता हूं कि वो अपने मन में
पैदा करें। सभी SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाएं वो चाहे किसी भी वर्ग की, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी भी है ना उसमें, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये सभी लोग देश के मालिक हैं। पहले अपने मन में इस बात को विश्वास करके चले। बाबा साहब ने दूसरा बड़ा काम अपनी विद्वता से जो किया था वो ये था कि 4 तरह के नौकर, मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, शायद आपको अटपटी लगेगी। 4 तरह के नौकर हमें दिए हैं हम मालिकों को हमारी सेवा करने के लिए। पहले तरह के नौकर हैं MP, MLA, कॉर्पोरेटर्स, जिन्हें आप वोट देके 5 साल की नौकरी देते हो। ये आपके पास आते हैं ना हाथ जोड़ के अपना मैनिफेस्टो लेके हर 5 साल बाद कि हम आपकी ऐसी सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप हमें मेहरबानी करके नौकरी दे दो, आते हैं ना। तो ये पहले तरह के नौकर हैं। दूसरी तरह के नौकर हैं थोड़े लंबे टाइम के नौकर, जो कि सरकारी अधिकारी हैं। ये भी हम जनता के नौकर हैं, थोड़े लंबे टाइम के लिए, सही नहीं हम 20-20, 25-25, 30-30 साल की नौकरी देते हैं, लेकिन नौकर ही हैं ये भी। एक तीसरे तरह के नौकर हैं, जिस प्रोफेशन से मैं आता हूं, जिस व्यवसाय से मैं आता हूं, वो है न्यायिक व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके जो एक छोटी अदालत में मैजिस्ट्रेट साहब है ना, वो सब भी आपके नौकर हैं, जनता के नौकर ही हैं। ये भारत के संविधान के हिसाब से, और जो पार्लियामेंट, असेंबलीज, कॉरपोरेशंस, न्याय पंचायत या दूसरी संस्थाएं कानून बनाती हैं, उसको अमल कराने के लिए अगर कोई कोताही होती है या आपस में 2 पक्ष की कोई लड़ाई होती है, उसको सुलझाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे माध्यम से, हम मालिकों के माध्यम से, ये तीसरे तरह के नौकर बनाए। चौथे तरह के नौकर हैं ये प्रेस वाले। ये स्तंभ बता के और दूसरी चीजें बता के ना आपको गुमराह किया जाता है। ये सब भारत की जनता के नौकर हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, मैं प्रधान सेवक हूं, एक ही चीज वो सच्ची बोलते हैं, यही है कि वो प्रधान सेवक यानी कि सबसे पहले नौकर हैं देश की जनता के। तो वो गलत नहीं बोलते। जजेस भी बोलते हैं ना, हम पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस ऑफ जस्टिस टू पीपल, तो वो भी नौकर है। प्रेस वाले भी नौकर हैं, इनको हम इतनी ताकत देते हैं। देखिए प्रेस वाला कहीं भी माइक लेके पहुंच जाएगा, किसी भी ऑफिस में घुस जाएगा, किसी से भी कोई जानकारी प्राप्त करने का राइट रखता है कोई प्रेस वाला। तो ये भी एक ताकत है। क्या हम इन चारों तरह के नौकरों को नौकर की तरह रखते हैं? नहीं रखते। इनको हम अपना मालिक समझ लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। कम से कम हम अपने दिमाग में तो इनको नौकर की जगह ही रखना शुरू करें, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो एक पुलिस वाला या एक कॉरपोरेशन का अधिकारी, जहां आप नौकरी करने जाते हैं, नौकरी मांगने जाते हैं या नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं, उनको अगर आप अपने नौकरों की तरह ट्रीट करेंगे कम से कम अपने दिमाग में, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप उन लोगों से उसी जबान में बात करना सीखेंगे, मतलब रिस्पेक्टफुली। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नौकर हैं तो आप उनके साथ बदतमीजी करेंगे, लेकिन सभ्रांत भाषा में आप उनको नौकरी ट्रीट करना शुरू करें। देखिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दूसरा अहम बात यह है कि अब जो बाबा साहब की जो दूसरी बड़ी सबसे क्वालिटी थी ना, जिसको हम सब लोग थोड़ा कम जानते हैं, बाबा साहब बहुत बड़े बहादुर संघर्षशील व्यक्ति भी थे। बहुत बहादुरी वाले आंदोलन उन्होंने किए। ये वाला जो उनका चरित्र का आयाम है ना, ये लोगों के सामने कम है। और हमारे लोग शायद बाबा साहब को सिर्फ पढ़ा लिखा, किताबें पढ़ने वाला, ज्ञान देने वाला व्यक्ति ही समझ बैठे। बहुत बड़े आंदोलनकारी थे वो। महाड़ आंदोलन में पानी पीने का काम
आपको लगता है प्यार से करने दिया होगा? क्या क्या लाठी, गोली, बर्छी, तलवार, क्या क्या चीजों का सामना करके बाबा साहब ने वो पानी उठाया होगा वहां से और पानी पिया होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं 1927 की मार्च, आज जैसा माहौल नहीं था, ये संविधान भी नहीं था, और बाबा साहब के साथ मुट्ठी भर लोग थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी बहादुरी का उस टाइम की। ये वाला एस्पेक्ट जो है ना, थोड़ा इसको पीछे करके रखा गया है। और ये हमारी जो आज हमें पैरों में बेड़ियां बांध दी ना आज के हमारे नेताओं ने, ये उसकी एक बड़ी वजह है। बाबा साहब भी भगत सिंह जैसे ही आंदोलनकारी थे। उसी 1927 में, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, दो मोटे मोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं आप। उसी 1927 में 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई थी बाबा साहब। कम बड़ी बहादुरी का काम था वो उस टाइम। 1927 आज से करीब देख लीजिए आप 95 साल पहले क्या माहौल था। आज भी आप लोग हिम्मत करोगे मनुस्मृति जलाने की? कोई करेगा? आज के माहौल में जब संविधान है, हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, हर बार होते लोकसभा में, तो उस समय बाबा साहब ने क्या हिम्मत और जुर्रत का काम किया था। ये था बाबा साहब का दूसरा। आज जो हम लोग पीछे हैं ना, उसकी एक सबसे बड़ी वजह मैं ये जानता हूं कि बाबा साहब का ये क्रांतिकारी जो चेहरा था, वो हम लोग उसको कम पीछे करके देख रहे हैं, उसको आगे करके नहीं देख रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे। और बाबा साहब आंदोलन करते थे ना, तो नेता थे वो, तो वो सबसे आगे रहते थे। आज हमारे नेता क्या चाहते हैं कि जनता तो आगे रहे और वो पीछे घर में बैठे एसी कमरों में निर्देश दें। तो अगर हम अपने नेता ही चुनना ठीक कर लें, कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे वो आज किसी बड़े ओहदे पे नहीं है, लेकिन जब बाबा साहब का संविधान आज खतरे में है, जिस मनुस्मृति को जला के बाबा साहब ने संविधान बनाया था, आज वो संविधान खतरे में है। और मनुस्मृति लागू करने के लिए हमारे देश के, मैं तो अपने समाज से आने वाले एक सुप्रीम कोर्ट के जज और एक देश की सबसे बड़ी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और मैं बहुत शर्मिंदा और दुखी हूँ कि दो मुस्लिम समाज से आने वाले बड़े व्यक्तियों ने मनुस्मृति की तारीफ की। एक जो NLU है ना हमारी, उसके एक मुस्लिम है, मैं नाम ले लेता ऐसे व्यक्तियों का, मुझे शर्म आती है नाम लेते हुए भी, और वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उसके लिए मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदगी होती है। यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी के, कानून संविधान पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी के IR सिंह जी बता देंगे नाम चाहें तो उनका, वो बेशरम आदमी ये कहते हैं कि मनुस्मृति बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था। जिस डॉक्यूमेंट को देश का संविधान लिखने, जिसको वो पढ़ाते हैं सबसे ज्यादा, लिखने वाले ने जलाया था, और उसकी जगह अब संविधान लाया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं हमारे मुसलमान, एक ही हैं, उन्होंने भी मनुस्मृति की तारीफ की थी। तो ना तो वो इस्लाम धर्म को जानते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में बुद्ध धर्म सबसे पहला ऐसा रास्ता था जिसने मनुस्मृति के खिलाफ सबसे बड़ा एक आंदोलन या रिवोल्ट किया था। इस्लाम तो बहुत बाद में आया है। गौतम बुद्ध साहब ने सबसे पहले, तथागत गौतम साहब, मनुस्मृति को इंसान के इंसान ना समझने के, बराबर ना समझने के विचार को नकारा था, नेस्तो नाबूद कर दिया था। क्रिश्चियनिटी उसके बाद आई, इस्लाम धर्म उसके बाद आया, बुद्धिज्म बाद में आया, और लिंगायत धर्म 12वीं शताब्दी में आया। ये सब बात की बातें। इंसाफ और बराबरी जो कि मनुस्मृति में मना है, ब्राह्मण सबसे ऊपर होता है, बाकी सब उसकी सेवा के लिए पैदा हुए, ये इस्लाम की भी बुनियाद है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों व्यक्ति ना तो इस्लाम के बारे में जानते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, और दोनों ही इस्लाम के भी खिलाफ हैं और भारत के संविधान के भी खिलाफ हैं। तो ये हालात मनुस्मृति के जो
टॉर्च बियरर्स है ना, नागपुर में बैठे और इजराइल में बैठे, उन्होंने ये हालात कर दिए कि 2 मुस्लिम व्यक्तियों से इस्लाम के खिलाफ जाके और 2 मुस्लिम जो कानूनविद हैं उनसे भारत के संविधान के खिलाफ जाके बातें कहलवाना शुरू कर दी। ये वही समय है जब सम्राट अशोक के वंशजों को छल और कपट से मनुवादियों ने खत्म करके मनुस्मृति दोबारा लागू कराई थी। आज वही समय आ गया है। आज भी ईवीएम और ये जो इलेक्शन में फ्रॉड करते हैं, एक दूसरे को लड़वाते हैं, वो फ्रॉड करके आज फिर वही अशोक सम्राट के बाद का जो समय था ना, वो समय दोबारा आ गया है। तो बाबा साहब की दूसरी क्वालिटी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट। जो भी हमारा नेता, मैं अपने समाज के लोगों से, मुस्लिम धर्म के लोगों से भी इस बात को कहता हूँ कि हमारे टॉप लीडरशिप जो है ना इस वक्त 100-150 जो धार्मिक लीडरशिप है, वो सब आरएसएस के टच में है। ये बात आप खुलेआम मेरे दूसरे बयानों में भी देख सकते हैं जो कि वीडियो पे अवेलेबल है। वो सब आरएसएस के एजेंट हैं जो आपको पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से मना करते हैं, डराते हैं, रोकते हैं। वो सब आरएसएस के एजेंट हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय के लोग हों। वो मैं पूरी दावेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, किसी को नापसंद हो तो वो मेरा विरोध कर सकता है। लेकिन पहला टेस्ट है बाबा साहब की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, वो निडर बहादुर आंदोलनकारी थी। उसके बाद उनकी जो बुद्धि थी वो काम आती थी आम आदमी को फायदा पहुंचाने। कागज पे लिख के क्या फायदा है, अमल करने के लिए तो आंदोलन करना है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि एक तो अपने लीडर वही चुने जो जेल जाने को तैयार है। लिस्ट बनानी शुरू कर दें आप। जो व्यक्ति हमारा नेतृत्व करना चाहता है उसकी पहली क्वालिटी ये है, वो पुलिस की लाठी से नहीं डरता, गोली से नहीं डरता, जेल जाने से नहीं डरता। पहली क्वालिटी है, जैसे बाबा साहब नहीं डरते। उस वक्त तो मनुवादी इतने ताकतवर थे, साक्षात मौत के सामने जाना था। जो कार्य बाबा साहब ने किए ना, आराम से किए और मुट्ठी भर लोगों के साथ किए। आज तो हम SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाएं मिला के सारे 92% हैं, कोई कमी थोड़ी आ। तो एक तो ये है, अपने लीडर्स ध्यान से चुनें और आंदोलन करने का काम शुरू करें। देर हो चुकी है बहुत, सड़कों पे उतरें। भारत का संविधान खतरे में, मनुस्मृति लागू होने की कगार पर है। उसके बाद क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को। तो सभी लोग आपस में हाथ मिलाएं, आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं। भारत का संविधान है तो हम सब हैं, नहीं तो हम सब गुलाम कर दिए जाएंगे। तो मेरा यही आपसे आह्वान है और इस लड़ाई में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज का नेतृत्व हमारे समाज के वकीलों को करना पड़ेगा। सबसे आगे वकीलों की लीडरशिप में हमें यह आंदोलन करने पड़ेगा। तो हर क्षेत्र में टीमें बननी चाहिए। एक तो ईमानदार मीडिया, जो हमारी, मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं। सोशल मीडिया वाले ही हमारे असली पत्रकार हैं, देश के असली सेवक, यानी कि जनता के असली नौकर ये सोशल मीडिया वाले हैं। वो तो क्रिमिनल, आपराधिक मीडिया है जो आप टीवी देखते हैं ना, इसको देखना बंद कर देना चाहिए। और एक जो दूसरा आसान काम है, एक आसान काम हम सब लोगों के लिए ये है, आंदोलन के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये टेलीविजन पे न्यूज देखना। SC ST OBC और माइनॉरिटीज और महिलाएं देखना बंद कर दें। जो सब भी ताड़न के अधिकारी हैं ना, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये टेलीविजन पे न्यूज चैनल देखना बंद कर दें, बाइकआउट कर दें। दूसरा, किसी भी चुनाव में आयर सिंह जी, किसी भी ब्राह्मण को वोट देना बंद कर। ये तो आसान काम है ना, आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है और किसी की जोर जबरदस्ती भी नहीं है। वोट देना तो हमारा अधिकार है, हम किसी को दें या ना दें। इसके अलावा आप वोट देना शुरू कर दें तो 90% प्रॉब्लम्स जो है ना वो वैसे ही सीधी हो जाएंगी। और आंदोलन करके बाबा साहब का संविधान लागू कराने के लिए दिन रात एक करें। यही मैं आपसे आह्वान करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं। मेरी बातों में अगर कुछ किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं।
कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। फिर भी अगर कोई कोताही हुई हो तो एक बाबा साहब का छोटा सिपाही समझ के आप लोग माफ़ करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अंत में बाबा साहब का नारे के साथ ही समाप्त करना चाहूँगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत।